नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शिवसेना के 55 में से 39 या 40 एमएलए का अलग होना, टूटना, मुंबई और महाराष्ट्र छोड़कर के सूरत के जरिए गुवाहाटी पहुंचना और फिर गुवाहाटी से एकजुटता में एक साथ गोवा जाना और गोवा से फिर चौपाटी आना यानी मुंबई आना कोई छोटा-मोटा टास्क नहीं था। ये बहुत बड़ा टास्क था और बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। कई तरह की धमकियाँ दी जा रही थी। कब तक छुपोगे चौपाटी गुवाहाटी में, कभी तो आना पड़ेगा चौपाटी में। तमाम तरह की बातें हमारे लाखों शिव सैनिक जो हैं सड़कों पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये धमकियाँ देने वालों को भी और उस समय चूँकि सत्ता भी थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी थे, इसलिए उनको इस बात का अंदाज़ा था ही नहीं कि ये चौपाटी भी लौटेंगे, यानी मुंबई भी लौटेंगे और बड़े शानो-शौकत के साथ लौटेंगे और एक मुख्यमंत्री के साथ लौटेंगे। एक मुख्यमंत्री इनको एस्कॉर्ट करते हुए मुंबई तक लेकर के आएगा। लेकिन जो विधि का विधान, उद्धव ठाकरे सरकार चली गई, वो तो सदन का सामना ही नहीं कर कर पाए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और एक तरीके से बागियों के सामने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जिन्होंने बगावत की, उनके सामने अपनी हार मान ली। लेकिन यहाँ तक भी मामला नहीं आता, जब ये 21-22 जून को सारा स्पष्ट हो गया था कि अब बहुमत नहीं रहा है और शिवसेना ही टूट गई है, कांग्रेस और एनसीपी नहीं टूटी है। तो जब इन्होंने लाइव किया था फेसबुक पर, उसी समय इस्तीफ़ा दे देते। अगले दिन इस्तीफ़ा दे देते, जब इन्होंने वर्षा बंगला छोड़ दिया था तभी इस्तीफ़ा दे देते। तो एक सहानुभूति मिलती, आगे के लिए संघर्ष के लिए लोगों का साथ इनको मिलता, थोड़ा सम्मानजनक तरीके से इनकी रुखसती हो जाती। अब चूँकि उद्धव ठाकरे तो सदन का सामना नहीं कर पाए, पर एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस को तो सदन का सामना करना है और सदन ही वो जगह है, वो मंच है, वो पटल है, जहाँ पर ये पता चलता है कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। बहुमत का परीक्षण ना हो, इसके लिए तो उद्धव ठाकरे और एमवीए के घटक दल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्यपाल ने जो कहा है 24 घंटे में ही आप अपना शक्ति प्रदर्शन करिए, आपके पास बहुमत है या नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उसको 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो रविवार यानी आज एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के रूप में सदन के सामने आएंगे और जो उनका दावा है कि हमारे साथ 170 विधायकों का समर्थन है, उसको प्रूव करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे कि हमारे पास 144 से ज़्यादा एमएलए हैं। 287 का सदन है, उसमें अब किसी को भी सरकार बनाने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 144 एमएलए तो चाहिए। तो ये अगर कल जो इनका शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, उससे पहले जो स्पीकर का चुनाव आज होने वाला है, उसमें सफलतापूर्वक अपना स्पीकर चुन लेते हैं,
तो फिर किसी को इस बात में संदेह नहीं रह जाएगा कि 4 जुलाई को यानी कल जब बहुमत के लिए ये सदन का सामना करेंगे या विपक्ष का सामना करेंगे, तो उसमें कोई बाधा इनको आएगी। अभी तो सबसे बड़ा टास्क ये है कि अपना स्पीकर चुन लें और स्पीकर के लिए आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर ने नामांकन दाखिल किया था शुक्रवार को। ये कुलाबा मुंबई से एमएलए हैं। जो एमवीए के 3 दल हैं, घटक दल हैं, उनकी तरफ से रत्नागिरी जिले से जो राजापुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चुनकर आने वाले शिवसेना के राजन साल्वी ने नामांकन दाखिल किया है शनिवार को। तो जाहिर है, जो ये कहा जा रहा था कि निर्विरोध राहुल नार्वेकर हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत तो नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि चुनाव होगा और चुनाव को शायद कुछ ज़्यादा ही रोचक बना दिया है शिवसेना के सुनील प्रभु ने। उन्होंने एक व्हिप जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि शिवसेना के जितने भी एमएलए हैं, उन सबको जो एमवीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट खड़े किए गए हैं राजन साल्वी, उनके पक्ष में वोट करना है। उद्धव ठाकरे खेमे का कहना है कि हम ही अभी असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि चूंकि 55 में से 39 एमएलए हमारे साथ हैं, 40 एमएलए शिवसेना के हमारे साथ हैं, तो हम पर कोई किसी दूसरे गुट की व्हिप लागू नहीं होती है। कोई डिस्क्वालिफिकेशन का भी किसी तरह का कोई मुंह लागू नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश विधायक हमारे साथ हैं, इसलिए हम ही असली शिवसेना हैं। और इनका तो यहाँ तक कहना है कि विहिप जो है वो हमारी चलेगी। अगर हमारी विहिप के अकॉर्डिंग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जितने भी एमएलए अभी बचे हैं 15-16, उन्होंने अगर उसका पालन नहीं किया, तो फिर उनके खिलाफ हम अयोग्यता की कार्रवाई, डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। तो एक टकराव की स्थिति भी सदन में देखने को मिल सकती है। और याद रहे, जब तक सदन का नया स्पीकर नहीं चुन लिया जाता, जब तक उसके लिए मत विभाजन नहीं हो जाता, तब तक सभापति की चेयर पर कोई बैठेगा। क्या वो डिप्टी स्पीकर जो एनसीपी के हैं, नरहरि, वो रहेंगे, जिरवाल साहब, या कोई प्रोटेम स्पीकर बनेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको चैलेंज किया गया है कि वो अयोग्यता का, विधायकों की अयोग्यता के नोटिस पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खिलाफ तो खुद ही नोटिस आया हुआ है। पर वो एक अलग मसला है और शक्ति प्रदर्शन एक अलग मसला है। तो सबसे पहले अगर नरहरि जिरवाल ही डिप्टी स्पीकर के तौर पर सदन के पटल पर बैठे सभापति के तौर पर, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं, हंगामा हो सकता है। ऐसे में चूंकि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं अपने नेतृत्व के दिशा निर्देशों के अनुरूप, पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर मजबूती से खड़े हैं। जो भी यहाँ तक ये सारा सिलसिला आया है, इसमें देवेंद्र फडणवीस की भी बहुत अहम भूमिका रही है। पर्दे के पीछे से जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देवेंद्र फडणवीस का और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का भी अलग अलग राज्यों का जो अब तक का अनुभव है, निचोड़ है, उसके अकॉर्डिंग ये उम्मीद की जा रही है कि सदन के भीतर चाहे जितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हों, और चूंकि गवर्नर भी
उनका है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अल्टीमेटली वो अपना स्पीकर चुनने में कामयाब हो जाएँगे। अगर 287 का इस समय सदन है, एक एमएलए की डेथ हो गई थी, तो 170 जिसके पास हैं, उसको स्पीकर चुनने में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन सदन का जो रंग-ढंग है, वो पूरी तरीके से आपको बदला हुआ दिखाई देगा आज। क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो होंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सदन में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। वो अभी तक विधान परिषद के सदस्य थे और जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया था, तब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ रहा हूँ। तो वो अगर आ सकते थे, तो विधान परिषद में आ सकते थे, विधानसभा में नहीं आ सकते। बतौर मुख्यमंत्री या बतौर कैबिनेट मंत्री अगर आप विधान परिषद के भी सदस्य हैं, तो भी विधानसभा में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप संवैधानिक पद पर नहीं हैं, यानी आपका कोई शासकीय दायित्व नहीं है, उस तरीके का संवैधानिक दायित्व नहीं है, तो फिर आप विधानसभा में नहीं आ सकते। तो आज जब सदन शुरू होगा, तब उद्धव ठाकरे वहाँ दिखाई नहीं देंगे। शरद पवार भी सदन के सदस्य नहीं हैं, वो भी दिखाई नहीं देंगे। कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो रहेगी। शिवसेना की जो दूसरी लीडरशिप है, वो रहेगी। आदित्य ठाकरे रहेंगे, क्योंकि वर्ली से वो एमएलए हैं। उनके जो दूसरे अनिल परब से लेकर के अनिल देसाई और दूसरे लोग, वो रह सकते हैं। अनिल देसाई भी शायद विधान परिषद के सदस्य हैं, तो वो भी शायद ना रहे। तो जो सीनियर नेताओं में इनके विधानसभा के सदस्य हैं, वही रहेंगे। हाँ, जो कांग्रेस है, उसमें जो विधानसभा के सदस्य होंगे, वो रहेंगे। एनसीपी में भी जो सीनियर लोग विधानसभा के सदस्य हैं, वो रहेंगे। तो ऐसे में पूरी कार्रवाई, प्रक्रिया और निष्कर्ष तक पहुंचना, यानी अपना स्पीकर चुनना, ये अपने आप में एक कठिन परीक्षा का समय होगा। अब तक जो परीक्षा इन्होंने दी है, उसमें तो ये उत्तीर्ण रहे हैं। यहाँ से सूरत जाना, सूरत से गुवाहाटी जाना, गुवाहाटी में संयम के साथ, धैर्य के साथ गालियाँ सुनना, चुनौतियाँ सुनना, यहाँ मुंबई में उनके दफ्तरों पर, उनके घरों पर, उनके पोस्टरों पर जो भी कुछ हुआ है, वो भी उन्होंने सहन किया है। संयमित एक उन्होंने संयम का परिचय देते हुए गोवा तक की और फिर गोवा से मुंबई तक की यात्रा पूरी कर ली है। अब एक 5 स्टार होटल में हैं। शाम को वहाँ देवेंद्र फडणवीस भी गए थे, चंद्रकांत पाटिल साहब भी गए थे, मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री के भी पहुँचने की चर्चा थी। ज़ाहिर है, पूरी ठोक बजा कर के एक रणनीति तैयार की गई होगी कि जो अब ये सामने दूसरी बड़ी परीक्षा है, इसको भी उत्तीर्ण किया जाए। और तीसरी परीक्षा सोमवार को, 4 जुलाई को, जब अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना है। और वो परीक्षा कोई इतनी कड़ी नहीं रह जाएगी, इतनी चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाएगी, अगर आज स्पीकर इनका चुन लिया जाता है। और इसमें लेकिन किंतु परंतु वाली बात कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। अब शरद पवार भी स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार जा चुकी है, उनके पास बहुमत नहीं है। उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को बधाई दे चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की लीडरशिप भी अच्छे तरीके से जानती है कि उनका गेम ओवर हो चुका है। थोड़ा बहुत हल्ला-गुल्ला, चुनौतियाँ और जो चैलेंजेस दिए जाते हैं नियमों को, उपनियमों को, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो सब देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत हंगामा भी होगा, नारेबाजी होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा।
और 4 जुलाई को उसके बाद फिर शक्ति परीक्षण में भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज एक काम और होगा और वो होगा जो डिप्टी स्पीकर को शिवसेना की तरफ से 16 एमएलए को अयोग्य घोषित करने का नोटिस गया हुआ है। अगर स्पीकर चुन लिया जाएगा तो फिर वो मामला स्पीकर के सामने आएगा और उसका निपटारा स्पीकर करेंगे। दूसरे, कौन सी असली शिवसेना है, किसके पास ज़्यादा एमएलए हैं, किसको मान्यता देनी है, किसको मान्यता नहीं देनी है, इसका फैसला भी नए स्पीकर करेंगे। तो रविवार का दिन एक तरीके से जितना चुनौतीपूर्ण और कठिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए है, उससे कम चुनौतीपूर्ण उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए भी नहीं होगा। क्योंकि स्पीकर का फैसला फिर शिवसेना के बारे में भविष्य तय करेगा कि उसके सारे आगे के फैसले एकनाथ शिंदे करेंगे, यानी शिवसेना के जो मुखिया हैं वो एकनाथ शिंदे रहेंगे या उद्धव ठाकरे रहेंगे। बेशक शिवसेना का गठन जो संस्थापक हैं वो बाला साहब ठाकरे रहे हैं, उद्धव ठाकरे के पिता, और शिवाजी पार्क में शुरुआत की थी उन्होंने। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे गुट को ही मान्यता मिल गई तो जो उद्धव ठाकरे गुट के 15-16 एमएलए हैं उनको इनकी व्हिप का पालन करना पड़ेगा। 4 जुलाई को भी नहीं करेंगे तो उनकी सदस्यता पर तलवार लटक जाएगी। नंबर 2, एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक इसी बेस पर फिर चुनाव आयोग जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये लड़ाई गई तो वहां भी यही तर्क देंगे कि हम बड़ा गुट हैं, हमारे साथ इतने एमपी भी हैं, क्योंकि इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब 18 एमपी में से भी अधिकांश एमपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ आने वाले हैं। राज्यसभा में अभी शिवसेना के 3 एमपी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत के अलावा जो 2 हैं उनका रुख क्या रहने वाला है, वो किसके साथ जाने वाले हैं। जिलों की जो इकाइयां हैं उनके जो पदाधिकारी हैं अलग अलग नगर निगमों में, नगर परिषदों में, हालांकि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन जो पूर्व पार्षद हैं वो किसके साथ रहेंगे ये भी अभी तय होना बाकी है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 2 बड़ी परीक्षाएं तो अभी हैं, रविवार और सोमवार को, यानी आज और कल। तो ये इनको पास करनी है। इसके अलावा भी अभी परीक्षा है, कड़ी परीक्षा है। अगर एकनाथ शिंदे के साथ 39-40 शिवसेना के एमएलए आए हैं और 9-10 निर्दलीय आए हैं तो वो भी भजन कीर्तन करने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। उनकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी और जब इस तरह की गठबंधन की सरकारें बनती हैं तब सबको उपकृत करना किसी भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या पार्टी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो ये भी ज़रा देखना होगा उनको कि ऐसा ना हो कि यहाँ रूठा-रूठी शुरू हो जाए और फिर जो इनका कुनबा जुड़ा है किसी तरीके से शिवसेना से अलग होकर के, उसमें किसी तरह की फूट पड़ जाए। ये तय होना बड़ा ये दिलचस्प होगा देखना कि इन 39 एमएलए में से कितनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, राज्य मंत्री बनाया जाता है, बाकी को निगमों में, बोर्डों में जो दूसरे सरकारी ओहदे हैं, उनमें किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है या उनको इनाम दिए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के लिए भी एक चैलेंज होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज होगा। उनके लिए उतना नहीं होगा क्योंकि वो एक अनुशासित पार्टी है और उनके एमएलए को
और नेताओं को ये अच्छे तरीके से पता है कि ये सरकार अगर आ रही है 2.5 साल बाद फिर से उनके पास, तो किस तरह के चैलेंजेस हैं और कितने दांव-पेंचों के बाद ये दिन देखने को मिले हैं। तो अभी फौरी तौर पर रविवार और सोमवार की परीक्षा और उसके बाद सरकार का गठन, कौन-कौन चेहरे होंगे, किन-किन क्षेत्रों को, किन-किन जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता है, किस बेस पर उसका गठन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को परफ़ॉर्म भी करना होता है। तो अभी कई चुनौतियाँ हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।